नमस्कार, मैं गौतम कुमार। सब आ गए साइंस का तमाशा देखने। तो थोड़ी देर में, कुछ ही देर में क्वेश्चन बाहर आएंगे तो कहोगे, बाहर निकलोगे और कहोगे कि लगा यूट्यूब पर फिल्म खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का। वो नौबत आपका भाई आने नहीं देगा, क्योंकि आपका भाई पढ़ाता ही है कुछ राफचिक स्टाइल में। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, अध्याय एक। देखिए, इसका हम वन शॉट वीडियो पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब सबका निचोड़ एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको खत्म करने के साथ साथ इसका कुछ प्रश्नावली जो है, क्वेश्चन, उसको भी हम लोग रॉकेट की तरह समाप्त करते चलते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग घर में चावल ले लेना और चावल को पानी में डाल देना। चावल को पानी में डालते हो तो और उसको हीट करते हो ताप पर, तो क्या होता है, नए धर्म का पदार्थ बनता है। नए धर्म का पदार्थ अर्थात चावल को पानी में अगर रखते हैं और उसको गर्म करते हैं तो वो भात बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नए वाले गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए, हम लोग विज्ञान के भाषा में कहें। ठीक है, तो हम लोग विज्ञान के भाषा में कहें तो देखिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों के मिलने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से हमने क्या लिया, एक हाइड्रोजन लिया गैस और ऑक्सीजन गैस लिए। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, तो इन दोनों के मिलने से हमारा क्या, कौन सा गैस बनता है, तो पानी बनता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, अगर कभी आपसे कोई पूछ दे जल का निर्माण कैसे हुआ, किन किन गैसों से मिलकर जल का निर्माण हुआ है, तो आप लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को मिलने से क्या हुआ है, उत्पन्न हमारा जल बना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन गैस जो है, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारा गैसीय अवस्था में है। ठीक है, गैसीय अवस्था में है। और ऑक्सीजन भी किस अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था में है। लेकिन यहाँ हमारा जल जो है वो तरल अवस्था में है। ठीक है, तो ये देखिए, इनके गुण धर्म क्या है, अलग है। यानी कि नए गुण धर्म वाले पदार्थ क्या हो जा रहे हैं, निर्माण हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, कहने का मतलब है, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में ज- ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं तो ये किस रूप में आ जाता है, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम का हम लोग क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम किस अवस्था में है, तो मैग्नीशियम ठोस अवस्था में है। एस का मतलब क्या होता है, ठोस। ठीक है, और ऑक्सीजन किस अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था में है। ठीक है, मैग्नीशियम गैसीय अवस्था में है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है, ये किस अवस्था में बन रहा है, तो ये ठोस अवस्था में
बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने, ठीक है, मैंने एक नोट्स में लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया का भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। अर्थात देखिए, अगर हम लोग चावल और पानी को लेकर उसको हीट पर रखा जाए, गर्म किया जाए, तो उसे हम लोग क्या चावल बना सकते हैं, चावल भात बन जाता है। लेकिन भात को हम लोग फिर से चावल नहीं बना सकते। तो इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तीन प्रकार के हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के कैसे होते हैं, तो ये तीन प्रकार के हैं। पहला वाष्पीकरण। देखिए ये तीनों हमारे भौतिक विधि हैं। ठीक है, और भौतिक विधियों के द्वारा हम अब उस रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। तो कौन कौन से भौतिक विधियां हैं, तो देखिए पहला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से भी हम लोग इसे पलट नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा उधर्वपातन। उधर्वपातन की मदद से भी हम लोग इसे, ठीक है, पलट नहीं सकते। और उपकेंद्रीकरण, उपकेंद्रीकरण की वजह से उपकेंद्रीकरण की मदद से भी हम लोग इसे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को इन भौतिक विधियों से हम लोग पलट नहीं सकते। ये तीन भौतिक विधियां होती हैं। ठीक है, आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जो होते हैं, जैसे हम लोग भोजन का पकना, ये भोजन का पकना, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना जो बनाते हैं वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। वो भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए अब श्वसन देखते हैं। तो श्वसन में क्या है, श्वसन जो होता है, हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस के दौरान हमें ऊर्जा प्राप्त, जैसे कहने का मतलब है हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, और उस भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और श्वसन करते हैं तो उस श्वसन से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तो उसी ऊर्जा को हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये भी क्या है, सांस लेना भी, श्वसन भी क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। हम लोगों ने अगले पिछले पिछले टॉपिक पे पढ़े थे कि मैग्नीशियम को, अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग हवा के मौजूदगी में अगर इसको जलाते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको हवा के मौजूदगी में जलाते हैं, तो ये क्या उत्पन्न होता है, कौन सा उत्पादक बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसा होता है, तो ये ठोस होता है। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उनमें कौन कौन सी परिवर्तनें आती हैं। देखिए पहला है अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। ठीक है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो उस समय परिवर्तन होते हैं किस किस में, इनके लक्षण क्या क्या आते हैं। तो देखिए पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। इनके आकार में, इनके अवस्था ठोस द्रव गैस में है, तो वो अपने अवस्था को बदल सकते हैं, उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है ठोस है तो वो द्रव में हो सकता है। ठीक है, ठोस है तो द्रव में हो सकता है, द्रव में है तो, ठीक है, गैस में हो सकता है। उसी तरह रंग में परिवर्तन, इनके रंग में चेंजेज आ सकते हैं। रंग में परिवर्तन हो सकता है, अगर लाल है तो नीला हो सकता है, नीला है तो हरा हो सकता है। ठीक है,
और तापमान में परिवर्तन। अर्थात अगर तापमान में कहा जाए तो कहने का मतलब है कोई ठंडा हो तो वो गर्म हो सकता है और कोई गर्म हो तो वो ठंडा हो सकता है। और गैस का उत्सर्जन मतलब इनमें से कुछ गैस भी उत्सर्जित होते हैं, गैस भी बाहर निकलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। ये सभी क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन अर्थात लक्षण है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये अभिकारक और उत्पादक के बारे में पढ़ते हैं, अभिकारक और उत्पादक के बारे में। देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण से समझिए पहले। तो देखिए, उदाहरण में जैसे कहने का मतलब है कि जिस हम लोग, ठीक है, जिस जिस पदार्थ को, ठीक है, मिलाने पर या, ठीक है, आपस में जोड़ने पर एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक। और जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों के मिलने से जो बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, तो यहाँ पर अभिकारक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, उत्पाद हो गया। देखिए इनका डेफिनेशन, अभिकारक कहते किसे हैं, ठीक है, अभिकारक कहते किसे हैं, तो अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। जैसे मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे अभिकारक बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। और यहाँ पर देखिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया उसे उत्पाद बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखिए उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे इन दोनों को मिलने से क्या बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है, नहीं, तो आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको हम लोग किसके रूप में दर्शाते हैं, तो समीकरण के रूप में दर्शाते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों के पदार्थ के प्रतीक अर्थात सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो सूत्र। जैसे देखिए हम लोग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम लोग किससे दर्शाते हैं, Mg को। ठीक है, मैग्नीशियम को हम लोग किससे दर्शाते हैं, Mg से। ठीक है, इसलिए देखिए इतने बड़े से हम लोग छोटे से कर दिए। ठीक है, Mg से दर्शाते हैं। और जिसके साथ रिएक्शन अगर कोई अभिक्रिया करता है तो उसको प्लस के चिन्ह से दर्शाते हैं। तो प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर S दिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था। ठीक है, और इसके साथ दर्शाया जा रहा है तो ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के जगह हम लोग क्या लिखे हैं, तो ऑक्सीजन के जगह हम लोग O2 लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए इतने बड़े हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग
इसके रूप में लिख दिए, रासायनिक समीकरण के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, मतलब कि हम लोग मैग्नीशियम का क्या करते हैं, जलाते हैं मैग्नीशियम को, किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में, मतलब खुले हवा में क्या करते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं। जब जलाते हैं तो क्या बनता है, हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। ठीक है, तो हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, देखिए इन्हें हम लोग, ठीक है, इन्हें हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या, कंकाली समीकरण। ठीक है, जो जो समीकरण संतुलित नहीं रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। और जो संतुलित रहते हैं उन्हें हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनको हल करते हैं, संतुलित करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर HNO3 दिया है। ठीक है, तो HNO3 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए HNO3 दिया है, इसका मतलब ये नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए रापचिक आपको हम एकदम आसान और रापचिक स्टाइल में सिखाएंगे कि कैसे हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके इनके सभी तत्वों के पास कितने कितने परमाणु संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बीच में हम लोग एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इस रेखा को खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे इस पर, ठीक है, यहाँ पर दर्शाएंगे कि HNO3 एक अलग ग्रुप लेंगे और इसका अलग ग्रुप लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर H है। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, H। ठीक है, अब H लेने के बाद फिर क्या है, N, और फिर O। देखिए H कितना है हमारे पास, तो H है एक, N कितना है एक, और O कितना है तीन। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लेते हैं, तो कैल्शियम के पास कितना है, कैल्शियम भी एक है। ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एक, और हाइड्रोजन भी एक, और बाहर में ये दो है। ठीक है, तो दो से एक में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दो, और हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा हमारे पास, दो। ठीक है, अब देखिए इधर क्या दिया है, इधर में कैल्शियम, कैल्शियम कितना है एक, कैल्शियम कितना है एक, और नाइट्रोजन कितना है, देखिए नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन, हमारा एक है। ठीक है, और बाहर में कितना है, दो से गुना किया है, इसका मतलब नाइट्रोजन हमारे पास कितना हो जाएगा, दो। ऑक्सीजन अंदर में कितना है, ऑक्सीजन अंदर में तीन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन कितना है अंदर में, तीन, और बाहर में कितना से गुना कर रहे हैं, दो से, तो तीन दूना छः, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, छः। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है एक। ठीक है, देखिए बड़ी आसानी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे कि किस तत्व के पास, ठीक है, और कितने परमाणु संख्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, एक है, हाइड्रोजन एक।
यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक है, तो यहाँ पर मिलाएंगे हम लोग, इधर हाइड्रोजन एक और इधर कहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ पर दो है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो से गुना कर देते हैं, इनमें क्या करेंगे हम लोग, दो से गुना कर देंगे। जब दो से गुना करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन दो हो जाएगा। नाइट्रोजन एक है तो गुना कर देंगे दो से, तो कितना हो जाएगा, दो। ऑक्सीजन तीन है, दो से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, छः, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन दो हो गया तो हाइड्रोजन बराबर हो गया, नाइट्रोजन दो हो गया, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ छः हो गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन छः हो गया। अब नीचे देखिए, यहाँ पर कैल्शियम जो है एक है, यहाँ पर भी कैल्शियम एक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, दो है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक है। अरे बाबा ये क्या हो गया, तो देखिए घबराइएगा नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर एक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो से गुना कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दो से गुना कर देंगे। अब दो से यहाँ गुना करेंगे तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन दो था, दो से गुना किए तो कितना हो गया, चार। यहाँ पर ऑक्सीजन एक था, दो से गुना किए तो क्या हो गया, दो, ठीक है। अब मिलाइएगा, ठीक है, इधर के साइड में, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इधर के साइड में जो दिया है, देखिए यहाँ पर इधर के साइड में, ठीक है, मिलाते हैं कि यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का संख्या कितना है इधर, तो देखिए हाइड्रोजन का संख्या इधर मिलाते हैं, इधर हाइड्रोजन का संख्या कितना है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दो है और हाइड्रोजन नीचे भी है, तो दो और दो कितना हो गया, चार। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है इधर, तो देखिए यहाँ पर दो है सिर्फ, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना हो गया, दो। और क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है, तो यहाँ पर देखिए छः है, और इधर कितना है, नीचे में दो, तो छः दो आठ। और यहाँ पर देखिए कैल्शियम, कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम यहाँ पर हमारा एक है, कितना है, एक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक। अब देखिए हम लोग उत्पाद में देखते हैं, जैसे यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ से हमारा अभिकारक है, और यहाँ से हमारा उत्पाद, मतलब अभिकारक में जितने भी तत्व हैं उनके सभी के, ठीक है, सभी के परमाणु संख्या, और उत्पाद में जितने भी तत्व हैं उनके सभी के परमाणु की संख्या क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पहले है, तो हाइड्रोजन इधर कितना है, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर चार है, तो हाइड्रोजन कितना लिखेंगे, चार। नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर दो है, इधर नहीं है, तो नाइट्रोजन कितना लिखेंगे, दो। फिर ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर देखिए छः है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, दो, तो आठ है, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, कैल्शियम, कैल्शियम इधर कितना है, तो कैल्शियम एक है। देखिए दोनों तरफ क्या है, तो दोनों तरफ बराबर हो रहा है, हाइड्रोजन, तो क्या हाइड्रोजन के परमाणु संख्या इधर भी चार है, इधर भी चार है, नाइट्रोजन के इधर दो है, इधर भी दो है, इधर ऑक्सीजन के आठ है, इधर भी ऑक्सीजन के आठ है, इधर कैल्शियम के एक है, इधर भी कैल्शियम के एक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बड़ी आसानी के साथ, ठीक है, किसी भी समीकरण के रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में
यहाँ पर क्या किए हैं हम लोग, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसका मतलब ये कौन सा तत्व है, तो इसमें नाइट्रिक अम्ल में किए हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। और या इधर किस चीज में उत्पाद में किस चीज में मल्टीप्लाई किए हैं, तो देखिए ये वाटर यानी कि पानी में किए हैं। तो यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा जो पंक्ताली समीकरण जो था वो क्या हो गया, अब हमारा संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए H2SO4 सल्फ, यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसे हम लोग को ये कंकाली समीकरण दिया है, इसे हम क्या करना है, समीकरण में चेंज करना है, मतलब संतुलित समीकरण। तो आइए हम लोग देखते हैं कि Na यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, Na। Na हमारा कितना है, 1। ठीक है, दूसरा हमारा O, O कितना है हमारा, तो O है 1। H कितना है, तो H भी हमारा कितना है, 1। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ, तो दूसरा देखिए H कितना है, तो H2 है, मतलब 2। S कितना है, S 1। और O कितना है, O 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर पार्टीशन कर देंगे, मतलब इधर हमारा अभिकारक हो गया और इधर हमारा क्या हो गया, तो इधर हमारा उत्पाद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोला है Na2, इधर कितना है, सोडियम इधर कितना है, 2। और सल्फर इधर कितना है, तो 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए सोडियम कितना है, 1। यहाँ पर सोडियम कितना है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से यहाँ पर देखिए हम लोग गुना जब करते हैं तो कितना आएगा, 2 गुने। ठीक है, और 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सोडियम जो है, ये सोडियम कितना हो जाएगा हमारा, ये सोडियम कितना हो जाएगा, तो 1 है तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और 2 से गुना कर देंगे तो 2। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों 1 1 थे, तीनों 2 2 हो गए। ठीक है, अब इधर मिलाते हैं, सोडियम कितना हो गया, 2। यहाँ पर सोडियम 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2। इधर अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। ठीक है, और ये ऑक्सीजन 4। ठीक है, 2 और 4 कितने हो गए, 6। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 और यहाँ पर 1 है, तो 4 1 कितने हो गए, 5, मतलब 1 कम पड़ रहा है। अगर हम लोग यहाँ क्या करें, यहाँ 2 से अगर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कितना था, अब यहाँ पर दोनों को मिलाने के बाद कितना हो रहा था, 2 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ये इधर कितना था, 4। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। अब इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, तो देखिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, 4 और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। ठीक है, अब इधर देखिए ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, 2 2 कितने हो गए, 4। इधर हाइड्रोजन कितने हैं उत्पाद में,
तो 4, ठीक है, ये भी बैलेंस हो गए। अब देखिए सल्फर, सल्फर कितने हैं, तो यहाँ पर एक है, इधर सल्फर कितने हैं, तो यहाँ पर भी एक, यानी हमारा ये दोनों, ठीक है, समीकरण जो है ये संतुलित हो चुका है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर सबसे क्या है, सोडियम, तो सोडियम कितना हो गया इधर, तो सोडियम, देखिए सोडियम कितना है, तो इधर सिर्फ एक है, ठीक है। अब देखिए इधर, सॉरी, यहाँ पर सोडियम कितना है, दो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो। अब देखिए इधर सोडियम कितना है, तो इधर भी सोडियम जो है वो कितना है, दो है। इधर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखिए दो है, और इधर कितना है, चार, ठीक है, तो दो और चार मिलके कितना हो जाएगा, छह, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन कितना है, देखिए यहाँ पे चार है, और यहाँ पर कितना है, दो, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, छह। अब इधर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो दो है, और इधर दो, दो और दो कितने हो गए, ये देखिए दो और ये दो कितने हो गए, चार, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, चार। अब ये इधर देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, चार, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चार। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पर सल्फर, सल्फर देखो कितना है, सल्फर एक है, तो हम लोग सल्फर एक लिखेंगे। और इधर देखो, इधर भी सल्फर कितना है, तो देखिए यहाँ पर सल्फर एक है, ठीक है, यानी दोनों तरफ क्या हो गए, दोनों तरफ संतुलित हो गए। तो हम लोग इसको देखो कहाँ कहाँ गुना किए हैं, एक यहाँ पर गुना किए हैं, इसमें NaOH, मतलब इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, दो लिख देंगे, ठीक है। और एक किस में दो से गुना किए हैं, तो यहाँ पर देखिए H2O, यानी हाइड, पानी में, ठीक है, जल में, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी दो से गुना करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कंकाली समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण में बदल गया है, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। तो कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, AgNO3 और AgCl NaNO3, ठीक है। तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए कोशिश करते हैं, मतलब संतुलित करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे संतुलित करते हैं। देखिए NaCl, ठीक है, तो हम लोग इस तत्व को फिर यहाँ पर क्या करते हैं, बांटते हैं दो भाग में, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिए Na, ठीक है, Na, अब Na कितना दिया है, इधर एक है, Cl, मतलब सोडियम, और ये क्लोराइड, क्लोराइड कितना है, यानी क्लोरीन, अलग लिखते हैं तो उसको क्लोरीन पढ़ते हैं, तो Cl भी कितना है, एक, ठीक है। इस तत्व में ये दोनों कितने हैं, एक एक है। अब यहाँ पर देखिए Ag, Ag का मतलब AgOG नहीं, ठीक है, यहाँ पर Ag का मतलब होता है सिल्वर, चांदी, ठीक है, जिस जिसका हम लोग चांदी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Ag कितना है, एक, ठीक है, NO, ठीक है, N कितना है, एक, O कितना है, तीन, ठीक। अब इधर देखिए ये हो गया हमारा अभिकारक। अब यहाँ पर उत्पाद देखते हैं, जैसे देखिए Ag कितना है, Cl, Cl कितना है, एक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाले में, तो Na कितना है, एक है, N कितना है, एक, और O कितना है, तीन। ध्यान दीजिए पहले, तो देखिए दोनों तरफ पहले देखते हैं, Na यहाँ पर कितना है, Na एक है, इधर Na कितना है, तो एक है, ठीक। अब देखिए Cl मतलब क्लोरीन,
क्लोरीन कितना है इधर, एक, इधर क्लोरीन कितना है, एक है, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर, ठीक है। अब सिल्वर कितना है इधर, तो यहाँ पर देखिए एक है, चांदी। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन इधर कितना है, तो एक है, इधर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर देखिए एक। ऑक्सीजन कितना है, तीन, यहाँ पर ऑक्सीजन तीन। अरे ये क्या, ये तो पहले से ही क्या है, संतुलित है। तो हम लोग इसे कुछ करेंगे नहीं, ऐसे ही इसको लिख देंगे नीचे, और इसे बोल देंगे हम लोग कि ये क्या है, ये पहले से संतुलित है, या लिख देंगे हम लोग कि ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का क्या करता है, रासायनिक समीकरण करता है। तो ये कैसे समीकरण है, कंकाली। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फिर से उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में पार्टीशन इसका करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो बेरियम, बेरियम कितना है, एक। क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, दो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इधर क्या दिया है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, दो। सल्फर कितना है, एक। और ऑक्सीजन कितना है, चार, ऑक्सीजन कितना है, चार, ठीक है। इधर देखिए, इधर क्या है, तो बेरियम कितना है, एक है। और सल्फर कितना है, तो सल्फर एक। ऑक्सीजन कितना है, चार। इसमें देखिए, तो हाइड्रोजन कितना है, एक। क्लोरीन कितना है, एक। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए बैरियम मिलाते हैं। तो बैरियम कितना है, तो बैरियम एक है। बैरियम कितना है, बैरियम एक है, ठीक है। यहाँ पर बैरियम कितना है, एक। तो इधर कितना है, बैरियम एक है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ कितना है, दो। इधर क्लोरीन कितना है, दो। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो से गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दो से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर दो से गुना करते हैं, ठीक है। जब दो से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर दो। यहाँ पर क्लोरीन कितना हो जाएगा, दो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बेरियम जो था एक था, यहाँ पर बेरियम एक है। यहाँ पर क्लोरीन दो था, यहाँ पर क्लोरीन भी कितना हो गया, दो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो। तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है, दो। यहाँ पर देखिए सल्फर कितना है, एक। तो यहाँ भी सल्फर कितने हैं, एक। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए चार है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, चार। तो देखिए हम लोग बड़े ही आसानी से ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, संतुलित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा संतुलित हो चुका है। इधर देख लेते हैं, ये सभी मिला लिए। यहाँ पर देखिए इधर बैरियम कितना है, एक। क्लोरीन कितना है, दो। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। सल्फर कितने हैं, एक। और ऑक्सीजन कितने हैं, चार, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, इधर क्या है, यहाँ पर उत्पाद में देखते हैं, तो बैरियम कितने हैं, एक। सल्फर कितने हैं, यहाँ पर सल्फर से पहले देखिए उधर क्या लिखे हैं, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन देखिए यहाँ पर है, दो, एक। और क्या है फिर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है, दो, ठीक है। और सल्फर, सल्फर देखिए कितना है, एक। और ऑक्सीजन कितना है, चार। हम लोग ऐसे लिख कर देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं, मतलब संतुलित है या नहीं। अब देखिए ये संतुलित है,
तो हम कहाँ पे गुना किए हैं, यहाँ पर देखिए 2 से गुना किए हैं, किसमें, HCl में। ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या किए हैं, 2 से गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्या कहता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परिमाण परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करते हैं, इससे दोनों तरफ द्रव्यमान की बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ द्रव्यमान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको तो संतुलित करते हैं, कंकाली को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित। देखिए, संतुलित करने से क्या होता है, दोनों तरफ इससे क्या होते हैं, तो दोनों तरफ के द्रव्यमान भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उनसे क्या हो जाते हैं, तो ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उत्पाद। ठीक है, और अभिकारक, मतलब उत्पाद और अभिकारक दोनों के क्या होते हैं, तो द्रव्यमान संतुलित हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला टॉपिक जो है, बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, तो 5। पहले कौन सा होता है, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवे जो होते हैं, एक होता है अपचयन और दूसरा होता है उपचयन। लेकिन जब दोनों अपचयन और उपचयन दोनों बच्चे एक साथ आ जाते हैं, जब किसी समीकरण में दोनों अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पादक का निर्माण करते हैं। मतलब इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और क्या बनाते हैं, तो एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कोयले का दहन, ठीक है, कोयले का दहन, यहाँ पर देखिए, ये जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए, ये जो एस है, ठीक है, ये क्या दर्शाता है, तो ये कार्बन का अवस्था दर्शाता है। मतलब जैसे देखिए, ये कार्बन है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोयला। इसको क्या बोलते हैं, कोयला। अब देखिए, कोयला किस रूप में होता है, तो ठोस रूप में होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एस से दर्शाते हैं। और यहाँ पर देखिए O2, ये क्या है, गैस। ठीक है, हवा में जलाते हैं जब ऑक्सीजन के संपर्क में, तो ये इसे हम लोग क्या लिखते हैं, जी। ठीक है, गैस को किस चीज से दर्शाते हैं, तो जी से। ठीक है, अब ये किस अवस्था में बदलेगा, तो देखिए, हम लोग जब कोयले को ऑक्सीजन के संपर्क में, मतलब हवा में जलाते हैं, ठीक है, हवा के संपर्क में जलाते हैं, तो वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये किस रूप में बनता है, तो गैसीय रूप में बनता है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभि वियोजन अभिकारक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक अभिकारक अगर, जैसे देखिए यहाँ पर CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक अभिकारक अगर टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया
बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड सॉलिड अवस्था में है, मतलब ठोस अवस्था में है। इसको हम लोग ऊष्मा के संदर्भ में तोड़ते हैं तो ये किस में बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड में। ये भी कैसा होता है, तो ये भी ठोस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसा होता है, तो गैसीय अवस्था में होता है। देखिए, ये वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो तीन प्रकार से होते हैं, मतलब तीन कारण से। पहला, ऊष्मीय वियोजन, मतलब ये ऊष्मा के वजह से अगर वियोजन होते हैं, ऊष्मा के वजह से कोई अगर अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं तो उन्हें हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। और विद्युत के वजह से बदलते हैं तो विद्युत, और प्रकाश के वजह से बदलते हैं तो प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, विश्व ऊष्मीय वियोजन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊष्मीय अभिकारक दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊष्मीय अभिकारक किसे कहते हैं। तो बच्चों, ऊष्मीय अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक का ऊष्मा के द्वारा अर्थात गर्मी के द्वारा किया गया वियोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन। मतलब किसी चीज को गर्म करने से क्या होता है, या कोई चीज गर्म होने से अगर वो वियोजन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। मैं मतलब यहाँ पर आगे में जो रिएक्ट समीकरण देखे वो किसका था, तो ऊष्मा के संदर्भ में था, मतलब वो ऊष्मीय वियोजन था। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो किस रूप में टूटता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO के संदर्भ में। और किस में टूटता है, तो कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड किस में होता है, तो ठोस अवस्था में। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो गैसीय अवस्था में। अब देखिए, विद्युत वियोजन किसे कहते हैं, तो बच्चों विद्युत वियोजन कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे अगर किसी समीकरण में, या हम लोग किसी भी समीकरण को अगर वो टूटता है और वो उत्पाद में बदलता है, तो अगर वो किसी विद्युत के कारण बदलता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग पानी को ले लेते हैं, और पानी को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत धारा के संपर्क में अगर तोड़ते हैं तो किस रूप में टूटेगा, तो हाइड्रोजन के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में। देखिए जो पानी होता है वो किस रूप में होता है, तरल के रूप में, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल। और हाइड्रोजन जब टूटता है तो वो किस रूप में बदलता है, गैस, तो इसको हम लोग जी से लिखते हैं। और किस रूप में बदलता है, तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी किस रूप में होता है, तो गैस के रूप में। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन। ठीक है, तो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। मतलब अर्थात देखिए कि इसमें से जो मजबूत होगा, जो हाईली रिएक्टिव होगा, मतलब अधिक क्रियाशील होगा, तो वो तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, उस जगह से, ठीक है, हटा देगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, ठीक है, और इधर फेरस यानी कि Fe दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए Fe दिया है, और इस Fe और यहाँ पर CuSO4 दिया है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये Fe जो है ये कहाँ चला गया, तो Fe जो है ये आकर यहाँ पर सल्फेट के साथ मिल गया। और यहाँ पर जो, ठीक है, ये कॉपर जो था वो यहाँ पर अलग हो गया। तो इसका मतलब समझिए कि ये जो फेरस है, ठीक है, मतलब Fe जो है
इस Fe जो है SO4 के साथ जो कॉपर है उसको बोला, अरे तू यहाँ से हट, हमें आने दे। ठीक है, ये बोला कि मैं मजबूत हूं, तुम यहाँ से हटो, हमें आने दो। तो ये क्या किया, यहाँ पर Fe अपना जगह बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, SO4 के साथ Fe आ गया, और कॉपर को क्या कर दिया, अलग भगा दिया यहाँ से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि Fe यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर Fe जो है अधिक क्रियाशील हो गया, इसलिए सल्फेट के साथ Fe आ गया और कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ से भगा दिया। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे द्विविस्थापन। इसके नाम से ही हमें पता चलता है, द्वि द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, और विस्थापन मतलब कि अपना स्थान दो बार बदलने वाले। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सोडियम दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, सोडियम। अब यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम सल्फेट, यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पर क्या है, तो बेरियम क्लोराइड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो सोडियम था वो सोडियम, और यहाँ पर बेरियम था, ये बेरियम क्या हुआ, तो बेरियम सोडियम के साथ आ गया, और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, तो बेरियम सल्फेट बन गया, और यहाँ पर इधर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है Na2SO4 और प्लस BaCl2, और इधर क्या दिया है, तो BaSO4 और प्लस NaCl। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये जो सोडियम है, ये सोडियम यहाँ पर इसके साथ आ गया, NaCl के साथ। ठीक है, कहाँ पे आ गया, तो ये सोडियम NaCl के साथ आ गया, और यहाँ पर बेरियम जो है वो यहाँ पर SO4 के साथ आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया, और यहाँ पर ठीक है सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अपचयन और उपचयन। अब यहाँ पर क्या है, अपचयन और उपचयन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपचयन अभिकारक किसे कहते हैं, तो अपचयन अभिकारक और उपचयन अभिकारक किसे कहते हैं हम लोग, तो देखिए, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि हो, वैसे पदार्थ में जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो। मतलब अगर ऑक्सीजन का वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब कि ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाए, बढ़ जाए, और या तो उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वैसे वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, और अपचयन में क्या होगा, तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब या तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए या तो वहां से ऑक्सीजन हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उपचयन में कार्बन है, कार्बन में क्या जुड़ जा रहा है, तो ऑक्सीजन, ये क्या बन जा रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर क्या वृद्धि हो जा रहा है, ऑक्सीजन वृद्धि हो जा रहा है, ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का बढ़ जाना या हाइड्रोजन का कम हो जाना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
तो इसको हम लोग उपचयन बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दिए, ये जो है, ठीक, यहाँ पर CuO। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cu के साथ क्या हो रहा है, जैसे देखिएगा, ये जो दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर के साथ था, अब यहाँ पर नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। यानी यहाँ पर देखिए, इस दूसरे वाले में यहाँ पर क्या दिया है कि ऑक्सीजन का ह्रास होना, इसका मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या होता है, अपचयन होता है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन। ठीक है। और इधर देखिए, एक और चीज हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है हमारा, तो यहाँ उपचयन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, देखिए, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन जुट जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि होना, और ऑक्सीजन में वृद्धि होना क्या कहलाता है, उपचयन। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, उपचयन। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये जो है, एक अभी जो बताए थे इस अभिक्रिया के बारे में, यहाँ पर देखिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, ये कॉपर कॉपर ऑक्साइड जो था, यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और ये क्या बन गया, तो यहाँ पर कॉपर बन गया। ठीक है। और यहाँ देखिए, हाइड्रोजन था और इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो ये क्या बन गया, तो हाइड्रोक्साइड, मतलब वाटर बन गया, पानी। ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसे अभिकारक दिए रहे हैं जिनमें अपचयन और प्लस उपचयन दोनों दिया रहे, अपचयन और उपचयन दोनों दिया रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ये इनके दो उदाहरण है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड है, यहाँ से यहाँ पर जब जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हट जा रहा है, इसका मतलब कि ह्रास हो जा रहा है। ह्रास होने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है। और जब यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन है और इसके साथ इधर क्या आ जा रहा है, तो ऑक्सीजन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग उपचयन बोलेंगे। यहाँ क्या हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उपचयन। अब देखिए, यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और इधर क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक। अब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इधर जब जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो हट जा रहा है, ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कि ऑक्सीजन का ह्रास होना। और जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अपचयन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जब यहाँ से देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक है और यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ से हमारा H गायब हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर खुद क्या बन जा रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा, ठीक है, Cl मैग्नीशियम क्लोराइड बन जा रहा है, किससे, तो हाइड्रोक्लोरिक से, मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, H ह्रास हो जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, कि यहाँ से हट जा रहा है, इसका मतलब जब हाइड्रोजन हटता है तो क्या होता है, उपचयन। ठीक है।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है प्राकृतिक गैस का दहन। कोई भी गैस है, जैसे यहाँ पर देखिए मीथेन गैस। अब मीथेन गैस है, तो मीथेन गैस को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अगर करते हैं तो ये क्या बनता है? तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, मतलब पानी बनता है। तो जैसे पानी का मतलब ये भाप के रूप में होता है, पानी के रूप कैसा होता है? भाप के रूप में। और यहाँ पर क्या मिलता है? और ऊर्जा इससे मिलता है हमें। ठीक है, मतलब ऊष्मा ताप निकलता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जिसमें क्या हो? तो इस उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, इसमें भाप क्या ऊष्मा निकल रहा है यहाँ से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है अभी मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला टॉपिक देखते हैं। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऊष्मा शोभी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोभी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब ये अभिक्रिया खुद ब खुद नहीं होंगे। ठीक है, इन अभिक्रिया के लिए कोई ना कोई कारक चाहिए। ठीक है, इस अभिक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए? तो कोई ना कोई कारक चाहिए। जैसे कारक क्या होंगे? तो कहीं से इसे ऊष्मा मिल जाए, या कहीं से इसे प्रकाश मिल जाए, या कहीं से इसे विद्युत ऊर्जा मिल जाए, तब यह क्या होगा? यह अभिकारक या अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होते हैं? तो यहाँ पर ऊष्मा शोभी अभिक्रिया होते हैं। जितने सारे वियोजन अभिक्रिया होते हैं वो किस तरह के होते हैं? तो ऊष्मा शोभी अभिक्रिया होते हैं। इसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊष्मा की, प्रकाश की और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस वियोजन के लिए। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है वो ठोस रूप में है। इसको जब हम लोग ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, और टूट कर उसी को हम लोग बोलते हैं, टूटने को ही क्या बोलते हैं? वियोजन। तो टूटता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड किस में होता है? ठोस में होता है, और ऑक्सीजन गैस में होता है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया इसको? तो इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं, तब जाकर ये क्या करता है? वियोजन करता है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।